खूब पढ़ाई की, क्लास में टॉप भी किया, डॉक्टर जो बनना था। जब सारे दोस्त नौकरी करने लगे तो हम घर से पैसे मंगवाते रहे। 5 साल ग्रेजुएशन के, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर जो बनना था। पर इस सब के बाद भी हमारी ना कभी पढ़ाई बंद हुई, न कभी सीखना, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना था। और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पिछले 65 सालों से हमारी सरकार की स्कीम्स, योजनाएं हेल्थ केयर के एरिया में कुछ नहीं कर पाई। और हमारी जैसी छोटी स्टेट में तो बिल्कुल नहीं। लाखों करोड़ों रुपए हर साल सरकार हेल्थ केयर के नाम पे खर्च करती है, पर लोगों तक क्या पहुंचता है ये हम सब जानते हैं। उत्तराखंड के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी हम डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, नर्सिंग होम या लैब चलाने वाले, हम सब, हमने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, खुद लगातार सीखा अपने खर्चे पर, और मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड बढ़ाया। आज उत्तराखंड के लोग चैन की सांस लेते हैं कि कम से कम उनको हर चीज के लिए बड़े शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ता। पर हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी ये सारी मेहनत सरकार एक झटके में 100 साल पीछे पहुंचाना चाहती है, उस समय तक पीछे जब हम गुलाम हुआ करते थे। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के जरिए, लंबा एक्ट है, हम सबको पढ़ना चाहिए, ये जानने के लिए कि किस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने बगैर सोचे समझे, बगैर हमको साथ लिए, बगैर ये देखे कि फाइनली इसका क्या असर होगा, कानून बना दिया। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से हमें और आम लोगों को क्या नुकसान है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। इस एक्ट के इंप्लीमेंट होते ही हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ इंडिया की सबसे ज्यादा फीस भर के रजिस्टर होना पड़ेगा। इस काउंसिल को ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन हेड करते हैं, या उनके नॉमिनेटेड लोग। नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं, समझ में नहीं आता। यही काउंसिल फिर हमें आके हमारी कॉम्पिटेंसी और स्टैंडर्ड्स के लिए इंस्पेक्ट भी करेगी। सरकारी बाबू अब डॉक्टर्स को बताएंगे कि दवा कौन सी लिखनी है और क्लिनिक कैसे चलाना है। और बाबू को अगर आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो आपके एस्टैब्लिशमेंट को सील भी कर सकता है। अब आप या तो वो कीजिए जो कि हर लाइसेंस राज में करना पड़ता है, बाबुओं को खुश रखिए और साल दर साल खुश रखते रहिए, या काम बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर स्टेट काउंसिल ने आपका प्रेमिसेस सील कर दिया तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। We are not even allowed to appeal in court as the state council is the ultimate authority in this matter. और सुनिए, आपके पेशेंट्स के सारे रिकॉर्ड अब कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ये अब आप इलेक्ट्रॉनिकली सरकार के साथ शेयर करेंगे, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या दवा दी है, what kind of a surgery does a person need or has undergone. सरकार wants to know everything. कमाल है। और कमाल की बात सुनिए, एक डॉक्टर होने के नाते आपकी फीस क्या होनी चाहिए ये भी अब सरकार बताएगी। और बाय द वे, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फीस होगी। लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस आज तक नहीं मिल पाया इस देश में, तो चलो डॉक्टरों का ही गला दबाया जाए। यहां हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट कर रहे हैं जिससे मार्केट इकोनॉमिक्स काम कर सके, वहां डॉक्टर्स का यह हाल होने वाला है। स्टेट काउंसिल भी बड़ी चुन के बनाई है। मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी, विच 95% of doctors in this state practice, has one representative. The other systems, practiced by less than 5%, has 3 representatives. What is really happening? ये हम कौन सी सदी में जी रहे हैं भाई? अभी और भी है। किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लेबोरेटरी चलाने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। मतलब ये कि एक फेक आउटडोर क्लिनिक कोई भी खोल ले, पीछे एक लेबोरेटरी बना ले, फिर टेक्नीशियन ट्रेंड हो या ना हो देखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को पुश कर रही है, बकायदा हैवी फीस लेके, जबकि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट्स के मिनिमम स्टैंडर्ड्स पब्लिश भी नहीं हुए हैं। ये जल्दी किसके लिए है, कौन समझाएगा? मतलब यह भी कि जो हॉस्पिटल सीधा परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो फीस 2 बार भरेंगे। किसी का तो फायदा हो रहा है पर हमारा नहीं। उत्तराखंड अभी नई स्टेट है, मेडिकल और हेल्थ केयर एजुकेशन अभी शुरू हुई है। स्टेट को जितने ओटी टेक्नीशियन चाहिए, डायलिसिस टेक्नीशियन चाहिए, परफ्यूजनिस्ट चाहिए, और इनको तो छोड़िए जितनी नर्सेस चाहिए है ही नहीं। कहां से आएंगे ये लोग? कहां है इनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज? हम अपने टेक्नीशियंस को सालों से खुद ट्रेन करते आए हैं।
ट्रेन स्टाफ के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लोग कहां से आएंगे? कौन देगा इन सब बातों के जवाब? और हम जिन पर ये सब तमाम